अक्सर हम केवल पढ़ाई की बात करते हैं कि ये पढ़ो, वैसे पढ़ो, इतना पढ़ो, ऐसे रिवीजन करो, सीमित सामग्री रखो, भरोसा रखिए वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हम करते हैं। लेकिन कई बार मुझे यूँ लगता है कि थोड़ी-सी बातें इस संबंध में भी होनी चाहिए कि अपना व्यवहार कैसा रखें, आचरण कैसा रखें कि आपका जीवन बड़ा सरल सा हो, अच्छे सा हो। और ये मैं इस एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहा हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थियों के हमारे पास में मैसेजेस आते हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याओं के मैसेज होते हैं। टेलीग्राम पे होते हैं, व्हाट्सएप पे होते हैं, इंस्टाग्राम पे होते हैं, बहुत सारे मैसेजेस होते हैं या इवन यूट्यूब के मैसेज बॉक्स में भी होते हैं। उन सारे मैसेजेस को पढ़ने के बाद में कई बार ऐसे विचार आते हैं कि अब व्यक्तिगत जवाब दूँ तो बहुत टाइम लग जाता है। तब सोचते हैं कि एक छोटा-सा वीडियो बना देते हैं, तो जिससे जो रिलेटेड बातें हैं तो वो सुन लेगा तो क्या पता वो अपना समाधान ढूँढ ले। मेरा ये मानना है कि एक विद्यार्थी को पढ़ाई के साथ-साथ कुछ और बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जो मैं आज कुछ करने जा रहा हूँ आपसे। सबसे पहली बात, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी दूसरे के समक्ष तीसरे व्यक्ति की कोई बात नहीं करनी चाहिए। मतलब आप किसी व्यक्ति के पास में बैठे हैं और किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है नहीं करनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि आप बात कर लेते हैं, भले आपके कोई गलत उद्देश्य नहीं थे, फिर वो सामने वाला जो व्यक्ति है, वो आज की दुनिया में भरोसेमंद लोगों की बहुत कमी है और वो व्यक्ति क्या करेगा, उन बातों को मसाला मिला के और बड़े अलग इंटेंशन से आगे प्रस्तुत करेगा। चीज़ें घूमती-घूमती उस थर्ड पर्सन तक चली जाती है और उसके बाद में उसके कई अलग भाव निकल जाते हैं, कई अलग अर्थ निकल जाते हैं और फिर आपकी एनर्जी खराब होती है, आपका समय खराब होता है और आपकी पूरी पढ़ाई खराब होती है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति के सामने तीसरे व्यक्ति की बात नहीं करनी चाहिए, दूसरे के सामने खुद की बात कर लो बस। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बड़ी गलत कर रहे हैं और आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं इसका भुगत-भोगी हूँ क्योंकि मैं थोड़ा-सा ऐसा स्वभाव रहा हुआ है कि थोड़ा-सा भोला स्वभाव जिसे कह सकते हैं, मैं बोल देता हूँ। जब कोई व्यक्ति मेरे पास आता है या मैं किसी से मिलता हूँ, तो मैं बहुत जल्दी घुल-मिल जाता हूँ और मैं बहुत सारी बातें कर लेता हूँ। फिर वो व्यक्ति कई बार ऐसा होता है कि 10 में से 7-8 तो ऐसे होते हैं, जो उस बात को बड़े गलत तरीके से आगे जाके प्रस्तुत करते हैं। फिर मेरे को वापस मेरे तक बात आती है कि ऐसा आपने कहा, मैं फिर बात कर लेता हूँ कि नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी। हालाँकि मैं कुछ गलत भी नहीं बोलता हूँ, तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि चीज़ें गलत तरीके से आगे बढ़ी जाती है। हालाँकि अब मैंने बहुत सुधार कर लिया अपने व्यक्तित्व में पिछले 2-3 साल के अंदर। मैं बात करता ही नहीं हूँ अब और दूसरे व्यक्ति के सामने चाहे कितना भी घनिष्ठ व्यक्ति हो, मुँह बंद रखता हूँ। और ये मैं आपको भी कह रहा हूँ कि जीवन में अगर फालतू समस्याएँ नहीं, कलह नहीं चाहते हो, तो किसी की बात किसी के समक्ष मत करो, मस्तिष्क में रखो बस। ये सबसे बढ़िया तरीका है जीवन को सरल बनाने का। और आज की तारीख में सोशल मीडिया के इस युग में बातें बहुत जल्दी फैलती हैं। फिर आप सफाइयाँ देते हुए घूमोगे, इससे अच्छा शांत रहिए और सबसे बड़ा नुकसान इसका ये होता है कि फिर आप है वो आपकी पढ़ाई नहीं कर पाते। इन सारी चीज़ों में उलझ जाते हैं तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन कब खत्म हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। एक बात। दूसरी बात, लिमिटेड दोस्त रखिए। 2-3 बहुत लिमिटेड। और कोई अच्छा दोस्त नहीं है तो पेन, किताब, टेबल और कोई खेल का मैदान या ग्राउंड को दोस्त बना दीजिए। सबसे बढ़िया ये है, थक गए, घूम के आ जाओ, पढ़ लो, म्यूज़िक सुन लो और खूब मेहनत कर लो। अच्छा दोस्त नहीं है तो बेहतर है कि अकेले बढ़िया है और अकेला भी अपने आप में परम सुख है। कोई चिक-चिक नहीं, शांति से ज़िंदगी चलती है, आराम से पढ़ाई होती है और कोई ऊर्जा खराब नहीं होती। और अगर 2-3 दोस्त अच्छे मिलते हैं तो बेहद बेहद शानदार बात है, नहीं मिलते हैं तो कम से कम झूठे लोगों से दूर रहें। 1 लाख लोगों की बजाय 5 अच्छे लोग भी साथ हो, तो ज़िंदगी बेहतर बन जाती है। कोशिश करें कि लिमिटेड से लिमिटेड ग्रुप रखें, कम से कम लोग अपने आस-पास रखें और नहीं है आस-पास 1-2 लोगों से अधिक, कोई इश्यू नहीं। आप खेल के मैदान में जाइए, प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा बहुत 1-2 घंटे खेल-कूद लीजिए, गाने सुन लीजिए और फिर 10-15 घंटे, 12 घंटे पढ़ाई कर लीजिए। जितना कम ग्रुप होगा, उतना ही कम डिस्टर्बेंस होगा। जितना कम ग्रुप होगा, उतनी ही कम बातें होगी। जितना छोटा ग्रुप होगा, उतना ही इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट आता है। जिन लोगों के ग्रुप बहुत बड़े होते हैं, वो लास्ट में अकेले पड़ जाते हैं, मैंने देखा है ये। और जिनके ग्रुप बहुत छोटे होते हैं, वो हमेशा बाद में बड़े ग्रुप का नेतृत्व कर रहे होते हैं। तो बड़े ग्रुप के साथ में जब हम रहते हैं, तो हम अपनी एक प्रकार से यूँ समझ लीजिए कि अपना समय, ऊर्जा बहुत खराब कर रहे होते हैं। इससे अच्छा होता है कि 2-3-4 लोगों के साथ में क्लोज़ली रहिए और वो ऐसे लोग हों, जो आपसे अच्छे अधिक पढ़ रहे हो। भले ही आपसे इंटेलिजेंट नहीं हो, लेकिन मेहनत कर रहे हो, ऐसे लोगों के साथ आप अपना ग्रुपिंग करिए और जितना हो सकता है भीड़ से मुख मोड़ लीजिए। अन्यथा क्या होगा, आपकी समय जो है वो बर्बादी होगी और आप एक बढ़िया परिणाम नहीं दे पाओगे।
तीसरी बात, अपनी वैल्यू बनाए रखें। वैल्यू तभी बनी रहती है जब आप कम से कम एक्सपोजर होते हैं। आप अपने आप को जितना अधिक एक्सपोज करोगे उतनी आपकी वैल्यू डाउन होती है। मतलब ये हुआ कि आप कहीं पे भी बैठे हैं, लूज टॉक कर रहे हैं, मतलब अंट संट कुछ भी बोल रहे हैं आप, किसके बारे में क्या बोल रहे हैं, वो मास्टर ऐसा, वो शिक्षक ऐसा, वो स्टूडेंट ऐसा, वो किताब ऐसी, वो मटेरियल ऐसा, वो भर्ती ऐसी, वारपीएससी ऐसी, ऐसी अगर बहुत बकवास कर रहे हैं आप कहीं पे भी, चाय की थड़ी से लेके दोस्तों के रूम तक, परिणाम ये निकलेगा कि आप तो बोलते जाओगे, धीरे 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 आपको आपकी वैल्यू डाउन होती जाएगी, कोई वैल्यू नहीं रहेगी। मेरा ये मानना है कि हमें उतने ही शब्द बोलने चाहिए जो प्रमाणिक हो और जो आवश्यक हो, बाकी शांत रहना चाहिए। आप अगर चाहते हो कि आपकी वैल्यू बनी रहे तो कम से कम एक्सपोजर होइए। ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा एक्सपोज बनेंगे, आप खुद को जितना एक्सपोज करोगे उतनी आपकी वैल्यू डाउन होती है। जितना आप रिजर्व रखोगे, ज़रूरत पड़ने पर 4 शब्द कह दो तो आपकी वैल्यू बनी रहती है। इसलिए कहते हैं कि बहुत मौके पर, जहाँ आपको कोई सुनने वाला हो और जहाँ बोलना बहुत ज़रूरी हो, वहाँ बहुत सीमित शब्दों में आप अपनी बात रख दीजिए, आपकी वैल्यू सच में बनी रहती है। और अगर आप बेबुनियादी बकवास करते हैं हर जगह पे, तो अल्टीमेटली परिणाम ये होगा कि आपको कोई नहीं पूछेगा और आपकी बात को कोई सीरियस नहीं लेगा। ऐसा कहा जाएगा ये यूं ही बकता रहता है। ये बात यूट्यूब पे भी लागू होती है। जैसे मान लो हर दिन कोई यूट्यूब पे चढ़ जाता है, अब मैं भी अगर हर दिन ऐसे आते आते बोलूँगा ना, जैसे मैं तो आज ये मोटिवेशनल स्पीच लेके शायद 6-7 महीने बाद आया हूँ बिना किसी विषय के। अगर मैं ये हर दिन आऊँगा तो मेरी भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए कहते हैं कि वैल्यू जो है वो बनाए रखिए, और ये तभी होगी जब आप अपने आप को थोड़ा रिजर्व रखेंगे। अब हर जगह बकवास करेंगे तो कहते हैं कि बोलना वहीं चाहिए जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो और आपकी बात सुनने वाला कोई हो। हम कई बार मंचों पे जाते हैं तो कई बार हम 15 मिनट का स्पीच देते हैं, कई बार 1.5 घंटे का हो जाता है। ये उस बात पे डिपेंड करता है कि सामने श्रोता कौन है। अगर वो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं तो हमारी बात बढ़ती जाती है, और कभी कब 1.5 घंटा चला जाता है हमें खुद को पता नहीं चलता। और कई बार श्रोता ऐसे उदासीन से होते हैं, सुनने के मूड में नहीं होते हैं, तब हम हमारी बात को 10-15 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। तो जितना आवश्यक हो, जितना ज़रूरी हो, जगह देखिए कहाँ बैठे हो आप, उस हिसाब से बोलिए, और जितना लिमिटेड बोलोगे उतनी आपकी वैल्यू बनी रहेगी। कम बोलने वाले लोगों की वैल्यू बहुत अच्छी होती है। मनमोहन सिंह जी उनमें से एक थे। चौथी बात, अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रेटजी कोशिश करिए कि वो थोड़ी सीक्रेट रहे। आप किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये अपने मन में रखें और अपने कुछ लोगों तक रखें। हालांकि मेरे पर ये बात लागू नहीं होती, मैं तो बोल देता हूँ कि मेरे आगे क्या प्रोजेक्ट है, मैं तो बोल देता हूँ। लेकिन मैं कोशिश ये करना आपको ये कहना चाहूँगा कि ये गलती आप ना करें। जो मन में है, जो प्लानिंग है, उसको थोड़ा सीक्रेट रखें। प्लानिंग आउट होने के बाद में फिर वो इतनी इफेक्टिव नहीं रहती। हालांकि मेरे इंटेंशन अलग होते हैं, हम कुछ बोल देते हैं प्रोजेक्ट के बारे में, पहले ही बोल देते हैं, फिर दबाव आ जाता है, फिर हमें करना पड़ता है। नौकरी लगने के बाद में व्यक्ति थोड़ा सा आलसी हो जाता है, तो हम भी आलसी हो गए। हालांकि अब अभी तक तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं पहले से एक प्रोजेक्ट आगे अनाउंस करके रखता हूँ, तो फिर उसका दबाव रहता है, तो दबाव के चलते काम करता रहता हूँ। इसलिए हम लोग पहले बोल देते हैं। बाकी मुझे पता है कि प्लानिंग कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ कि फिर कहने के बाद में हमारे ऊपर एक प्रेशर बन जाता है कि अब आपको काम करना पड़ेगा, और उसके चलते हम कर लेते हैं। लेकिन बेरोजगारी के दौर में हम प्लानिंग सीक्रेट रखते थे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये बस मस्तिष्क में रखिए, ताकि लोगों का आपके ऊपर बिना फालतू का जो दबाव है वो कभी नहीं आएगा। और जो भी स्ट्रेटजी बनाते हो पूरी सीक्रेट रहनी चाहिए। फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए छोटी छोटी प्लानिंग बनाइए कि प्रतिदिन कितना करना है, वीकली क्या करना है, मंथली क्या करना है, पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए। तभी आनंद आता है पढ़ाई में, और आप अपने आप में मस्त रहते हैं। आप अगर दुनियावी क्षेत्रों में फंसे हुए हैं तो कोई प्लानिंग काम नहीं करेगी। जैसे कहा ना, दूसरे की बात तीसरे की बात दूसरे के सामने, दूसरे की बात तीसरे के सामने, ऐसे करना, बहुत सारी ग्रुपिंग, हर जगह बकवास, हर जगह मीटिंग में चले जाना, सोशल बहुत अधिक होना, तो कोई प्लानिंग काम नहीं करेगी। इसलिए उन सारी चीज़ों से दूर रहते हुए ये करना चाहिए, ताकि जितनी रणनीतियाँ सीक्रेट होती है उतनी प्रभावी तरीके से काम कर सकती है। इसके अलावा जब भी कोई डिसीजन लेते हो तो आप अपनी क्षमता और अपने समझ के अनुसार लेनी चाहिए। आप देखा देखी नहीं करनी चाहिए कि दुनिया क्या कर रही है, वो दुनिया के ऊपर छोड़िए। आप अगर ये सोचते हैं कि आप कोई आईएएस की कर रहा है कि नहीं मैं भी आईएएस की करता हूँ, गलत तरीका है बहुत। आप अपनी क्षमता के अनुसार डिसीजन लीजिए। अब जैसे कई बच्चे के सर फर्स्ट ग्रेड पोस्ट का हम फर्स्ट ग्रेड कर रहे हैं, क्या मेरे साथी सारे थर्ड ग्रेड में चले गए तो मैं क्या उसकी तरफ चला जाऊँ क्या? तो मैं कहता हूँ कि वो साथी अध्यापक बन गए, ठीक है, बन जाएंगे, फिर उसके बाद में क्या? और आप मान लो फर्स्ट ग्रेड नहीं भी हुए और अगली बढ़िया तैयारी करते गए तो डेफिनेटली हो जाओगे। तो आप 1 साल बाद फर्स्ट ग्रेड बनेंगे, सीधे 4800 के ग्रेड पे आओगे, आपके साथी जो है 3600 पे रहेंगे, उसको 4800 पे आने में 18 साल लग जाएंगे। आपने चुना भी किस भर्ती को है, आपने चुना भी राजपत्रित अधिकारी को है, तो डेफिनेटली टाइम तो लगेगा।
और जब भी मिलेगा शानदार मिलेगा। इसलिए मेरा ये मानना है कि जब भी कोई डिसीजन लेते हो कि शिक्षक से पढ़ना है, कौन से कंटेंट से पढ़ना है, क्या किताब लानी है, कौन सी तैयारी करनी है, इनपुट ले लीजिए एक बार, फिर निष्कर्ष निकाल के खुद की जो कैपेबिलिटी है, क्षमता है, और खुद की जो अंडरस्टैंडिंग है, उसका सूक्ष्मता के साथ और बड़े निरपेक्ष रूप से आंकलन करके और उसके बाद डिसीजन लीजिए कि मुझे क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। फिर वापस मोड़ के नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना आप डिसीजन डगमगाएगा, जितना अस्थिर होंगे, उतनी ही तैयारी आपकी नेगेटिव रूप से प्रभावित होगी। एक बार डिसीजन लेने के बाद में उसको लागू करने के लिए जान लगा दीजिए और आप देखना कि एक शानदार परिणाम आपके पास में होगा। शानदार परिणाम मैं बता रहा हूं। अगर भटकाव बहुत अधिक है तो निश्चित तौर पे दिक्कत होती है। अब आपको कोई भी भटका लेता, आप इतने वल्नरेबल हो गए हो, सुभेद्य हो गए हो कि कोई बहुत आप निर्णय लेके एकदम शानदार तैयारी शुरू कर चुके हैं और कोई भी एरा गिरा के आपको भटका जाता है और आप भटक जाते हैं और फिर मैसेज करते हैं मुझे, सर ये पढ़ूंगे, वो पढ़ूंगे, ये करूंगे, वो करूँ। इसलिए कहता हूँ कि आपके डिसीजन सीक्रेट रखिए, अपने डिसीजन अपनी क्षमता के अनुसार लीजिए। वो विद्यार्थी बहुत आगे जाता है, उसको डिसीजन लेने आ जाते हैं, उसको उसके बारे में पता चल जाता है, आपके डिसीजन कोई और क्यों ले। और सेकंड लास्ट बात कि मार्केट की गॉसिप से हमेशा दूर रहे। ये बाजार की जो बातें हैं, बाजार की जो तथाकथित गप्पे हैं, ये आपको बर्बाद कर देगी। ये आपकी वैल्यू डाउन करती है, आपको आवारा सा घोषित कर देती है, आपका ध्यान भटकाती है, आपको एक प्रकार से यूँ समझ लीजिए कि भटकाने का काम करती है। आपके निर्णय गड़बड़ा जाएंगे। ऐसी गॉसिप से आपका समय, ऊर्जा खराब होगी, आपकी उत्पादकता प्रभावित होगी, पढ़ाई प्रभावित होगी, कॉन्फिडेंस डाउन होगा, सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। इससे अच्छा है कि आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो स्मार्ट स्टडी बहुत ज़रूरी है। L2 में अब साइंस वाले, सोशल साइंस वाले विद्यार्थी क्या करते हैं, मोस्टली टाइम सामाजिक पे लगा देते हैं, बाकी पोर्शन छोड़ देते हैं। मैं कहता हूँ बाकी पोर्शन पूरा तैयार करो और जो खाली समय मिलता है वो आप उसको दो, ताकि क्या होगा कि अच्छी तरीके से काम किया जा सकता है। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर 3 महीने की रणनीति बताओ। मैंने कितनी बार बता चुका हूँ कि 3 महीने की, 2 महीने की रणनीतियाँ नहीं होती है। आप बस एक ही टारगेट रखो कि मुझे कैसे भी करके मेरा पाठ्यक्रम जो है वो 3 से 4 बार पूरा करना है। कम से कम 3 से 4 बार मुझे मेरा पाठ्यक्रम पूरा करना है। ये रणनीति लेके चलिए। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखना है कि हर दिन आपको कम से कम 8-10 घंटे पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। और तीसरी बात ये ध्यान रखो कि आप 150 मार्क्स का जो पाठ्यक्रम है उसको एक साथ लेके चलो, जिसमें आप शिक्षण विद्या भी लाओ, साइकोलॉजी भी साथ में पढ़ो, सामाजिक इन्वायरमेंट, पर्यावरण जो है ये साथ में लेके चलो। इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस है वो हमेशा एक प्रकार से मजबूत होता है। कोई एक सब्जेक्ट को डेली मत पढ़ो, एक सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ोगे, 15 दिन पढ़ लोगे तो फिर क्या होगा कि 15 दिन के बाद में दूसरा सब्जेक्ट लोगे, फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ोगे तो पहला सब्जेक्ट भूल जाओगे। इससे अच्छा ये होता है कि आप 150 अंकों को एक साथ लेके आगे बढ़ो, साथ साथ में डेली 8-10 घंटे। तीसरी बात, पाठ्यक्रम को 3 से 4 बार पूरा करने का प्रयास करो, ये बहुत ज़रूरी है। चौथी बात, आप ये सारी कमेंट्री से दूर रहो। ये जितने भी ये टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जितनी कमेंट्री होती है ना, जो बच्चा गंभीर और मेरी बात को गंभीरता से सुन रहा है उसको मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा एक घर के हिसाब से कि आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। कि जितनी आप दुनियादारी पर आप कमेंट्री करोगे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है और लास्ट में फेल और होंगे। मैं आपको और कह देता हूँ, इस 12 लाख जो फॉर्म आएंगे, 12 लाख में से कम मान के चलिए 9 लाख बच्चे अगर परीक्षा देते हैं तो 9 लाख में से 30,000 32,000 बच्चे पास होंगे, बाकी 8-8.5 लाख स्टूडेंट फेल होने वाले हैं। तो फेल होने वालों की तादाद ज़्यादा है, ये बात याद रखना, और पास होने वालों की तादाद जो है वो बहुत कम होती है। और एक चीज़ और दिमाग में रखना, फेल और पास वाले में सिर्फ और सिर्फ जो फ़र्क होता है ना वो सिर्फ तैयारी का होता है। मटेरियल सबके पास सेम है। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ कि मनोविज्ञान की जो किताब है सबके पास एक ही किताब है, हिंदी की सबके पास एक ही, संस्कृत की सबके पास एक ही। जब किताबें आपके पास सेम है तो इस स्थिति में ये 9 लाख फेल क्यों होंगे और 32,000 पास क्यों होंगे? इसका कारण सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि इन 32,000 ने इधर उधर फालतू सोशल मीडिया पे अपना समय खराब नहीं किया और इन लोगों ने समय खराब किया और ये फेल हो गए। इसलिए कहता हूं कि समय खराब ना करें। जितना दूर सोशल मीडिया से आप दूर रहोगे उतना ज़्यादा आप फायदे में रहोगे। मोस्टली बच्चे 99% बच्चे सोशल मीडिया पे ऐसे अड़े हुए हैं। ये फ़ोन को आप एक काम करना कि आप जब घर पे बैठो, मेरा ये लाइव सेशन ख़त्म हो जाए उसके बाद इस फ़ोन को बंद करके और आप साइड में रखना। और अगर आप मेरी बात को मानना है, अगर आप 1 घंटा फ़ोन को नहीं
1 घंटा छोड़िए, आधा घंटा फ़ोन को नहीं छूते हैं, इसका मतलब आप अभी भी कम से कम यूँ कहिए कि अच्छी स्थिति में है। और आधे घंटे से पहले आप फ़ोन को छूओगे, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आप एडिक्ट हो चुके हैं, आप फ़ोन के आदी हो चुके हैं, और ये आदी जो हो चुके हैं ना, इस वजह से आप है वो फ़ोन को आधा घंटा अपने से दूर नहीं रख सकते। और जो व्यक्ति फ़ोन को आधा घंटा भी दूर नहीं रख सकता ना, वो पास होने लायक भी नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ, कम से कम इन सारी चीज़ों से दूर हो जाइए। ये फ़ोन आपको फ़ायदा लेने वाले बहुत लेते हैं, और फ़ायदा न लेने वाले सिर्फ अपने आप को बर्बाद करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप हज़ारों फ़ोन के अंदर चीज़ें देख लेना, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक किताब नहीं पढ़ोगे, तब तक आपको ये फ़ोन कभी फ़ायदा नहीं देने वाला है। ये मेरी बात ध्यान से सुनना। और जब आपका परिणाम निकलेगा इस रीट का, अब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के अंदर, उस परिणाम में जब वो PDF खुलेगी ना, उस PDF में जब आपके रोल नंबर नहीं होंगे ना, तब आप फील करोगे कि सर बहुत सही बोल रहे थे, गलत नहीं बोल रहे थे। इसलिए कह रहा हूँ कि इन सारी चीज़ों से दूर हो जाइए। और बर्बाद करने वाला आपको सबसे ज़्यादा कोई बर्बाद कर रहा है तो ये फ़ोन कर रहा है। आप एक दूसरी सिम ले लीजिए, उस एक सिम इंटरनेट वाली ऐसी सिम लो जिसके नंबर किसी के पास नहीं, उसमें केवल और केवल इंटरनेट हो। और एक जो फ़ोन वाली आपकी सिम है उसको डीएक्टिवेट कर दो या बंद कर दो। फिर जो इंटरनेट वाली, उसमें आप सारे एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दो। एक आधा यूट्यूब रख लो, या आप कोई एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं तो वो रखो, बाकी सारी चीज़ें हटा दो। फिर आपको वही देखना पड़ेगा और कुछ नहीं देखना पड़ेगा। फ्लाइट मोड पे डालोगे तो इंटरनेट चला जाएगा, इंटरनेट जाएगा तो आपको यूट्यूब किसी को देखना होता है तो नॉर्मल कभी एक आधा वीडियो देखना होता है तो निश्चित रूप से वो देख सकता है। अच्छा, इसके अलावा पूर्ण रूप से फ़ोन, मैं तो कहता हूँ कि जैसे मेरे पास फ़ोन है और मेरा फ़ोन कई बार मेरे से मैं दूर करता हूँ, मैं 4-4 घंटे फ़ोन देखता ही नहीं हूँ। तो इस बच्चों की शिकायत भी रहती है कि सर आप फ़ोन अटेंड नहीं करते, जवाब नहीं देते। मेरे पास दिन में 500-700 मैसेजेस और कॉल आते, मैं किस किस को जवाब दूँ? मैं कॉल सेंटर बन गया हूँ, तो ऐसे में जवाब नहीं दे सकता। और ऐसा कोई प्रश्न नहीं है आपका जो अनुत्तरित है। मैंने हर एक वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर कर रखी है। जो समझदार है वो मुझे पूछता भी नहीं है, क्योंकि उसकी बात जो है वो निश्चित रूप से मेरी बात उस तक पहुँच चुकी है। ठीक है, तो कम से कम मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अपने पाठ्यक्रम को 3 से 4 बार पूरा करने का प्रयास कीजिए। मिनिमम मटेरियल रखिए ताकि आप परीक्षा में उसको दोहरा सको। अधिकांश विद्यार्थी फेल इसलिए नहीं होते कि वो पढ़ते नहीं हैं, अधिकांश विद्यार्थी फेल इसलिए होते हैं कि वो लोग जो है वो अपने पढ़े हुए पाठ्यक्रम को, पढ़े हुए मटेरियल को परीक्षा के टाइम में समेट नहीं पाते, और समेट नहीं पाने के कारण वो फेल हो जाते हैं। इसलिए कहता हूँ कि मिनिमम मटेरियल रखें, और मिनिमम मटेरियल रखोगे तो परीक्षा के टाइम में उसका रिवीजन बढ़िया तरीके से होगा, और रिवीजन हो गया तो आप पास हो जाओगे। तो अधिक मटेरियल लेके और क्या होता है, लास्ट में वो समेट नहीं पाते और हम फेल हो जाते हैं। ऐसी गलती ना करें। मिनिमम मटेरियल को 3 से 4 बार बढ़िया तरीके से पूरा कर ले, और डेली 8 से 10 घंटे पढ़ने का प्रयास करें। मैं तो ये कहता हूँ कि जब तक आंखें थक नहीं जाती तब तक पढ़ें। आंखें थक जाती है ना लास्ट में कि भाई अब दिमाग काम नहीं कर रहा, नींद आ रही है, उस समय आप पढ़ाई छोड़ के सो सकते हो। बाकी पूरा दिन पढ़े, 8-10 को क्यों 15 घंटे में बदलो इसको, ये तो आपके ऊपर है, लेकिन इतना तो करना ही है। इसके अलावा 150 मार्क्स का सिलेबस एक साथ लेके चलें। और सबसे बड़ी बात क्या है, वो है कि आप अपनी सामग्री पे विश्वास रखें। आप अपनी सामग्री पर विश्वास रखें। क्यों? क्योंकि हमारा एक क्या मानवीय स्वभाव है। मानवीय स्वभाव क्या है? मानवीय स्वभाव ये है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं और हमने किसी दोस्त के पास में कोई दूसरी किताब देख ली, अब साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं और हमने दूसरी किताब किसी के पास देख ली, अब इधर हमने जैसे किसी दोस्त के साथ दूसरी किताब देखी, अब हमारा दिमाग में सीधी सी एक ही बात आएगी, ये दोस्त दूसरी किताब पढ़ रहा है, मैं भी वो लेके आता हूँ। अब अपने पास कोई और थी, हम दूसरी किताब और लेके आए। अब एक ही विषय की अपने पास 3-4 किताबें हो गई। अब वो 3-4 किताबें होती, एक भी किताब हम पढ़ नहीं पाते। अब एक भी किताब जब पढ़ नहीं पाएंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा कि हम जो है उस पोर्शन को कभी मजबूत नहीं कर पाते। इसलिए ध्यान रखना कि अपनी सामग्री पे विश्वास रखो, जो आपके पास है ये पर्याप्त है। क्योंकि जो प्रश्न 80-90% प्रश्न आपकी सामग्री से भी उतनी आएंगे और उसकी सामग्री से भी उतनी आएंगे। तो फिर आप अपनी सामग्री को बढ़िया कीजिए। दूसरों की सामग्री को, दूसरों की थाली में वैसे घी ज़्यादा ही लगता है अपने को। इसलिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप जो है वो अपनी सामग्री पे विश्वास कीजिए। दूसरों की सामग्री में एक प्रकार से ऐसे लालच में आके और सारी किताबें ना लाए, सामग्री पे विश्वास कीजिए। ये काम भी आप साथ साथ में करते रहना।